और बेटा, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था थॉमस हॉब्स के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, उनकी विशेषताएं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना एवं राजनीति विज्ञान में उनका योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि थॉमस हॉब्स संप्रभुता के प्रबल समर्थक हैं और उनकी संप्रभुता का आधार है सामाजिक संविदा यानी समझौता। किसी भी रूप में हो, संप्रभुता अनुबंध से ही प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता ऐसे कानून बनाने की शक्ति में निहित है जो सारी प्रजा पर बाध्यकारी है। हॉब्स का लेवियाथन अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है। उसका आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। यानी जो संप्रभुता है वो निरपेक्ष है, अविभाज्य है, स्थायी है, अदेय है, उसको कहीं बांटा नहीं जा सकता, स्थायी है, चिरस्थायी है और उसका हस्तक्षेप कार्यों और विचारों पर है। बोधा ने प्रभुसत्ता पर जो मर्यादाएं लगाई हैं, हॉब्स ने उन मर्यादाओं को हटा दिया है। गैटल एक विचारक हैं, वो भी ये कहते हैं कि हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने संप्रभुता के बारे में इस तरह से कोई भी बात कही हो। तो आज हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। थॉमस हॉब्स ने एक बात और कही थी कि संप्रभु का विरोध कब किया जाए, व्हेन सॉवरेंटी कैन बी ओपोज्ड। यानी सर्वशक्तिमान संप्रभु होने के बावजूद भी थॉमस हॉब्स संप्रभु पर कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। यद्यपि हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान माना है, अविभाज्य माना है, अखंड माना है और अदेय माना है, फिर भी वो कहता है कि यदि संप्रभु किसी भी व्यक्ति को अपनी दया करने, अपना अंग भंग करने, अपने आक्रमणकारियों का विरोध करने अथवा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने का आदेश देता है, तो ऐसी स्थिति में समाज के द्वारा, जनता के द्वारा संप्रभु का विरोध किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉब्स ने जीवन की सुरक्षा के लिए संप्रभु का निर्माण किया है। संप्रभु किसी व्यक्ति को अपनी हत्या के लिए बाध्य नहीं कर सकता। व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए समझौता किया है, तो इसलिए संप्रभु का कर्तव्य बन जाता है कि वो संप्रभु अपने नागरिकों की रक्षा करे, अपने समाज के मनुष्यों के जीवन की रक्षा करे। तो संप्रभु जो है वो कभी भी न्याय विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। संप्रभु असमानता में हो सकता है, लेकिन वो किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीन सकता। तो हॉब्स कहता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति के जीवन जीने के, आत्मरक्षा और स्थायित्व के अधिकार को छीनता है, तो उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करना जनता के लिए आवश्यक बन जाता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, जो है संप्रभु सिद्धांत का मूल्यांकन और उसकी आलोचना। यानी हॉब्स ने राज्य, समाज या राज्य और सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया है। हॉब्स एक शक्तिशाली राजतंत्र का पक्षधर है। उन्होंने कानून और नैतिकता में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं किया है, बल्कि उनका मूल स्रोत एक ही माना है। हॉब्स के अनुसार शासक ही राज्य और समाज दोनों का निर्माण करता है। हॉब्स संप्रभुता को अविभाज्य और अदेय मानता है। वो ये कहता है कि यदि संप्रभुता का विभाजन किया गया तो सत्ता का जो स्थायित्व है, उसका जो मूल रूप है, वो नष्ट हो जाता है। तो हॉब्स द्वारा समर्थित निरंकुश प्रभुसत्ता के पक्ष में दी गई जो दलीलें हैं वो व्यवहारिक व उपयोगी हैं। हॉब्स ने राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध करके एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो सफल रहा है। हॉब्स का यह सिद्धांत जिस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्तिशाली शासक के अभाव में गृह युद्ध से निपटना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए उसका यह सिद्धांत
आज भी कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। किसी भी अन्य लेखक ने राज्य की संप्रभुता की निरंकुश प्रकृति का इतना उत्कृष्ट दृष्टिकोण भी नहीं अपनाया है जितना कि हॉब्स ने। उसने सर्वप्रथम संप्रभुता पर विस्तार से लिखा है। इसलिए हॉब्स को आधुनिक संप्रभु राज्य के जनक के रूप में भी देखा जाता है। इतने महान योगदान के बाद भी हॉब्स के संप्रभुता की कुछ आलोचकों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आलोचना आती है हॉब्स के संप्रभु की निरंकुशता अतार्किक। एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब्स सॉवरेंटी इज नॉन लॉजिकल। यानी हॉब्स ने निरंकुश संप्रभु का सिद्धांत पेश किया है। उसका शासक सर्वशक्तिमान है और प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो हॉब्स एक तरफ तो शासक को निरंकुश बनाता है और दूसरी तरफ उस पर प्रतिबंधों की भी व्यवस्था करता है। तो प्रतिबंधों से युक्त शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो संप्रभु को निरंकुशता का क्या मतलब है? यदि प्रजा विद्रोह का अधिकार रखती है तो संप्रभु को निरंकुशता की धारणा तर्कपूर्ण नहीं रह जाती, अतार्किक हो जाती है। तो इसलिए हॉब्स द्वारा विशेष परिस्थितियों में शासक का विरोध करने का जो प्रजा का अधिकार है वो संप्रभु की निरंकुशता को कम कर देता है। तो इस प्रकार संप्रभु की निरंकुशता और प्रजा का विद्रोह करने का अधिकार आपस में दोनों विरोधी बातें हैं और यह सिद्धांत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। दूसरी आलोचना है अव्यावहारिक सिद्धांत, इनप्रैक्टिकेबल थ्योरी। हॉब्स ने संप्रभु को इतनी असीमित, निरंकुश व अमर्यादित शक्तियाँ प्रदान की हैं कि इस सिद्धांत को अव्यावहारिक बना दिया। यानी व्यवहारिक रूप में हम इस तरह से नहीं देख सकते। वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्यों में हॉब्स के इस सिद्धांत का कहीं अस्तित्व ही नहीं है और आधुनिक युग में यह सिद्धांत पूरी तरह से अव्यावहारिक है। आज के समय में इस सिद्धांत को हम कहीं पर भी लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तियों की दुष्ट प्रवृत्तियों पर अंकुश हेतु निरंकुश शासक ही आवश्यक नहीं। डिक्टेटर इज नॉट एसेंशियल टू कंट्रोल विक्र नेचर ऑफ मैन। हॉब्स यह भी कहता है कि मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्तियों का स्वामी होता है और उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए शक्तिशाली निरंकुश संप्रभु का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से शासक हुए हैं जिन्होंने अपने उदार, धार्मिक और अच्छे चिंतन के द्वारा, सुबुद्धि द्वारा दुष्ट प्रजाजनों पर शासन किया है। और प्रजा पर शासन करने के लिए प्रजा का दिल जीतना आवश्यक होता है, न कि उनको डराना, टेरराइज करना या उनको परेशान करना। अतः प्रजा पर शासन करने के लिए निरंकुश शासक की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिद्धांत में विरोधाभास, कंट्राडिक्शन इन थ्योरी। हॉब्स ने संप्रभु की शक्ति का आधार और उद्देश्य व्यक्ति को आत्मरक्षा प्रदान बताया है तथा शांति के अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौता किया है। यदि संप्रभु व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता तो व्यक्ति को संप्रभु के आदेशों का विरोध करने का अधिकार है। एक तरफ तो हॉब्स संप्रभु को सर्वशक्तिमान बताता है और निरंकुश बताता है, तो दूसरी तरफ उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है जो इसके विरोधाभासी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। प्रोफेसर जोन्स कहते हैं कि हॉब्स की दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। यदि मनुष्य आत्मरक्षा के लिए संप्रभु के आदेशों की अवहेलना करता है तो संप्रभु असीमित, सर्वोच्च और निरंकुश नहीं रह सकता। और यदि वास्तव में संप्रभुता के ये लक्षण होते हैं कि वो असीमित होती है, सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, तो व्यक्ति के आत्मरक्षा अधिकार का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जनता को विद्रोह करने का अधिकार प्रदान करने पर
संप्रभु की शक्तियाँ असीमित न होकर के सीमित ही रह जाती हैं। इसलिए ये सिद्धांत जो है परस्पर विरोधी तत्वों को लिए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि आत्मत्याग मानव प्रकृति से मेल नहीं खाता। रिन्यूसिएशन डज नॉट कन्फर्म टू ह्यूमन नेचर। हॉब्स का कहना है कि मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्था के दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दिए हैं, जो मानव स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि मनुष्य हमेशा ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहा है। वह कभी भी अपनी स्वतंत्रता का परित्याग नहीं करेगा। तो मानव का अपनी इच्छानुसार त्याग करना उसकी मूल प्रकृति के विपरीत है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का त्याग अगर करता है तो वो अपने पुरुषत्व को ही त्याग देगा। रूसो के विचार हैं कि जीवन और स्वतंत्रता जैसी जो प्राकृतिक देन है उनका किसी कल्पित लाभ के लिए संभवतः त्याग नहीं किया जा सकता। यानी अपनी इच्छा को सारी स्वतंत्रता से वंचित करना अपने कार्यों को सारे नैतिक गुणों से वंचित करने के बराबर होता है। तो इसलिए ये पॉइंट भी थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के विचारों से मेल नहीं रखता है। आलोचकों का की अगली आलोचना का पॉइंट है, हॉब्स के अनुसार शक्ति ही न्याय का आधार है। पावर इज़ द बेस ऑफ जस्टिस। थॉमस हॉब्स संप्रभु को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग ही न्याय है और बिना नियंत्रण के शक्ति जब न्याय का स्रोत बन जाती है तो वो सर्वनाशी बन जाती है, दुर्दमनीय बन जाती है। इसलिए संप्रभु का निर्माण हॉब्स ने अनुत्तरदायी शासन के लिए किया है, जिसमें हॉब्स का जो शासन है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह कितनी भयंकर बात है। हॉब्स संप्रभु के लिए शक्ति प्रयोग अपरिहार्य बना देता है। वो कहता है कि संप्रभु जो है किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इस शक्ति का बर्बर प्रयोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कभी किसी शासक ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, ऐसी स्थिति में उसे हमेशा ही जनता का असंतोष झेलना पड़ा है। नेक्स्ट आलोचना है, हॉब्स की संप्रभुता अतिशयोक्तिपूर्ण है। हॉब्स सोवरेंटी इज एक्सजरेटेड। हॉब्स ने जिस निरंकुश संप्रभु को असीमित शक्तियों का स्वामी बनाया है वह व्यवहार में असंभव है, जिसको हम व्यवहारिक रूप में संपन्न नहीं कर सकते। हॉब्स ने कानून और नैतिकता को संप्रभु की इच्छा माना है। यह भी हॉब्स की एक असंभव उक्ति है, क्योंकि ऐसी निरंकुशता तो मृत्युशील देवता में ही हो सकती है। हॉब्स ने जो निरंकुश संप्रभु की कल्पना की है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। बढ़ा चढ़ा करके इसका प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा द्वारा इतने सारे अधिकारों का संभाला जाना एक प्राकृतिक आवश्यकता है। एक व्यक्ति इतने सारे उत्तरदायित्व एक साथ नहीं संभाल सकता, और हॉब्स ने संप्रभु को इतने सारे अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करके अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य किया है। यह विश्वसनीय बात नहीं प्रतीत होती। इसलिए यहाँ पर भी हम थॉमस हॉब्स के उस संप्रभुता सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आलोचकों की अगली आलोचना है कि शक्ति और भय पर आधारित सिद्धांत है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फोर्स एंड फियर। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने अपने ऊपर शासन का अधिकार विवेक के कारण दिया। उन्होंने संप्रभु को तो सब शक्तिशाली बना दिया, लेकिन उन्होंने अपने पास तो कुछ भी नहीं रखा। यदि संप्रभु कोई कार्य करता है तो जनता उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि यदि जनता विद्रोह करेगी तो उसे पुनः प्राकृतिक अवस्था के दुखदायी वातावरण में वापस लौटना पड़ेगा। यही भय शासक की प्रमुख शक्ति है।
इसलिए संप्रभु तथा व्यक्ति के बीच शक्ति और भय का संबंध है। समस्त जन भय के कारण ही शासक की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार के संबंध राज्य में शांति स्थापित नहीं कर सकते। तो हॉब्स ने शक्ति और भय को साथ जोड़ करके राज्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राज्य की शक्ति का आधार वास्तव में प्रेम, विश्वास, सहयोग होता है, न कि भय और शक्ति। आलोचकों की आखिरी आलोचना है वास्तविक सरकार का समर्थन, सपोर्ट ऑफ डी फैक्टो गवर्नमेंट। हॉब्स का संप्रभु का सिद्धांत वास्तविक यानी डी फैक्टो सरकार का समर्थन करता है। यह सरकार चाहे न्यायी हो चाहे अन्यायी हो, सही हो या गलत हो, उन्होंने शक्ति और अधिकार को अभिन्न माना है। इस सिद्धांत के आधार पर कोई भी आतताई शासक अन्यायपूर्ण साधनों से सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। आलोचक कहते हैं कि हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक निर्दयी व क्रूर शासक क्रॉमवेल की सत्ता का समर्थन करने के लिए लिखी थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार उस समय के सबसे क्रांतिकारी विचार हैं, जिस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा क्रॉमवेल की सत्ता का समर्थन करने के लिए इससे बढ़कर उपयोगी कोई भी सिद्धांत उस समय नहीं था। तो हॉब्स ने स्पष्ट किया है कि जब कोई समाज राजनीतिक विघटन से, अशांति से, अराजकता के दौर से गुजर रहा हो, तो समाज के एक आदर्श के रूप में संप्रभु के पास असीमित और सर्वोच्च शक्ति का होना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में संप्रभु जनता को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसलिए हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत में हम चाहे कितनी भी कमियां निकाल दें, फिर भी हॉब्स का ये संप्रभुता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभुतावादी राजा ही गृह युद्ध या अराजकता की स्थिति में राजनीति को समाज से में उबार सकता है, यानी समाज की रक्षा कर सकता है, समाज को इन परेशानियों से दूर कर सकता है। इसके बाद में जो इसका अगला पॉइंट आता है वो है हॉब्स की राजनीति विज्ञान को देन। क्या उसका महत्व है, क्या उसकी देन है, यह हम दोबारा से हम इस बात को कहते हैं कि हॉब्स आधुनिक संप्रभु का जनक है। हॉब्स से पहले भी रोमन विचारकों ने संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रभुसत्ता का स्वरूप निश्चित नहीं कर सके। लेकिन हॉब्स ही संप्रभुता को परिभाषित करने वाला पहला अंग्रेज विचारक है। हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है। हॉब्स ने प्रभुसत्ता को सब प्रकार की पाबंदियों से मुक्त किया है। कुछ आलोचक हॉब्स के चिंतन का महत्व नकारते हैं, लेकिन फिर भी सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स ही शायद राजनीतिक दर्शन के सबसे श्रेष्ठ लेखक हैं जिन्हें आंग्ल राष्ट्रों ने जन्म दिया है। प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं कि हॉब्स अंग्रेज जाति का एक महान विचारक है, जिसका नाम तब तक अमर रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक मामलों में चिंतन करते रहेंगे। यानी हॉब्स के द्वारा लिखित जो लेवियाथन है वो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह अंग्रेजी भाषा में राजनीति विज्ञान पर अत्यधिक मौलिक और महत्वपूर्ण रचना है। हॉब्स ने अपने इस ग्रंथ में प्रभुसत्ता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने का तर्कपूर्ण प्रयास किया है। हॉब्स ने इस ग्रंथ में एक ऐसा सिद्धांत दिया है जो मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान तीनों ही बड़े सामंजस्य के साथ उसने एक स्थान पर उनको रखा है। तो अब हम निम्न अपने बिंदुओं पर यह विचार करेंगे कि हॉब्स की राजनीति शास्त्र को महत्वपूर्ण देन क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन, क्लियर स्टेटमेंट फॉर
प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, यानी हॉब्स की राजनीति शास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण देन है उसका संप्रभुता का सिद्धांत। हॉब्स से पहले मैकियावेली, ह्यूगो ग्रोशियस, बोधा द्वारा इस सिद्धांत के विकास के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने संप्रभुता पर कोई न कोई प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हॉब्स ही ऐसा प्रथम विचारक है जिसने आधुनिक अर्थों में संप्रभुता को परिभाषित किया, और आधुनिक काल में भी संप्रभुता का वही स्वरूप है जो हॉब्स ने दिया है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी देन है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अवनवीकरण, न्यू ओरिएंटेशन टू प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के प्रतिपादकों में से एक है। हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौते को माना और वैज्ञानिक ढंग से उसका प्रतिपादन किया। यानी हॉब्स कहता है कि राज्य मानवीय इच्छा का परिणाम है, न कि दैवीय इच्छा का। इसलिए हॉब्स राज्य को दैवीय सिद्धांत यानी दैवीय कृति नहीं मानता। हॉब्स स्पष्ट रूप में कहता है कि राज्य को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। राज्य वास्तव में मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक यंत्र, एक शिल्प और एक आविष्कार है। हॉब्स ने लोगों के मन से दैवीय संस्था का डर निकाल दिया और निरंकुश संप्रभुता को मनुष्यों के विवेक से संपन्न सामाजिक समझौते का परिणाम बताया। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को समाप्त कर देने वाला, उसको समाप्ति का संकेत देने वाला प्रथम विचारक है। तीसरी देन है व्यक्ति की अवधारणा, व्यक्तिवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी हॉब्स ने राज्य और समाज को व्यक्ति की सुरक्षा का साधन बताया है। हॉब्स व्यक्ति को साध्य बताता है और राज्य को साधन मानता है। व्यक्ति के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य को निरंकुश अधिकार दिए हैं। हॉब्स का व्यक्तिवाद राजतंत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हॉब्स के व्यक्तिवाद की प्रशंसा करते हुए जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि आत्मरक्षा तथा आत्म अभिव्यक्ति के जिस आधार पर हॉब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन का विकास किया है, उसे देखते हुए यह अनिवार्य था, यह आवश्यक था कि हॉब्स व्यक्तिवाद का समर्थन करता। तो इसलिए हॉब्स का जो निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत है वो उसके व्यक्तिवाद का पूरक है। इसलिए सेवाइन कहते हैं कि हॉब्स के व्यक्तिवाद का जो तत्व है वो पूर्ण रूप से आधुनिक है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हॉब्स पूर्णतः व्यक्तिवादी भी है। अगली देन है हॉब्स की, राज्य व्यक्ति के हितों का मध्यस्थ है। स्टेट इज मेडिएटर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हॉब्स ही एक ऐसा विचारक है जिसने राज्य को व्यक्ति के हितों के समन्वयकर्ता के रूप में देखा है। हॉब्स ने उपयोगितावादियों के लिए भी मार्गदर्शन किया है। हॉब्स ने निरंकुशता तथा धर्मनिरपेक्षता को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इसलिए हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो राज्य के मध्यस्थ की भूमिका का स्पष्ट पक्षधर है। जो जर्मी बेंथम है, एक बहुत बड़े विचारक है, वो हॉब्स के बहुत बड़े ऋणी हैं। अगला पॉइंट है कानून की सत्ता की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी हॉब्स कभी भी कानून की सत्ता को स्थापित नहीं करना चाहते थे। हॉब्स अत्यधिक कानून बनाने के हमेशा खिलाफ रहे, क्योंकि वे कहते थे कि अधिक कानून लागू होने की स्थिति में कानून का उल्लंघन होगा और उसका महत्व कम हो जाएगा। तो इसलिए हॉब्स ने कानून को प्रभावी तरीकों से लागू करने के लिए दंड का प्रावधान आवश्यक बनाया। वो कहते थे कि समाज में दंड का होना बहुत अधिक आवश्यक है। रचनात्मक और निरपेक्ष कानून की अवधारणा हॉब्स के मस्तिष्क की ही एक उपज है। थॉमस हॉब्स के राजनीति विज्ञान में देन का एक अगला पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक पद्धति।
मॉडर्न टेंडेंसी ऑफ सेक्युलरिज्म। हॉब्स का चिंतन चर्च के लिए अरुचिकर सिद्ध हुआ। राजतंत्र के दैवीय अधिकारों के समर्थकों में उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को नापसंद किया। जो चर्च के प्रति निष्ठावान लोग थे उन्होंने पूरी तरह से संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन किया। इस सिद्धांत ने राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध किया। हॉब्स का जो लेवियाथन है, उस लेवियाथन में हॉब्स ने धर्म को राजनीति के अधीन करने का प्रयास किया। इससे उनके विरोध में लोग खड़े हो गए। तो इस दिशा में बोधा तथा मैकियावेली ने कुछ चिंतन किया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पूर्ण समर्थन करने वाला विचारक थॉमस हॉब्स ही था। हॉब्स ने संप्रभु को चर्च से श्रेष्ठ घोषित करके धर्म का सार्वजनिक महत्व कम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो हमारा संप्रभु है वो धर्म से भी श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च शक्तिमान है, उस संप्रभु से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए राजनीति को धर्म से अलग करने वाले सर्वप्रथम विचारक थॉमस हॉब्स ही थे। मध्य युग के विरुद्ध उसने राज्य को दैवीय संस्था न मानकर मानवीय संस्था माना और राज्य को चर्च से ऊंचा स्थान दे दिया तथा धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता के अधीन करके उसने धर्मनिरपेक्षता की एक आधुनिक प्रवृत्ति का आरंभ किया, श्री गणेश किया। अगली देर आती है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेथड। हॉब्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक पद्धति है। और इस समय वैज्ञानिक क्रांति से प्रभावित होकर के हॉब्स ने वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक विज्ञानों के प्रयोग में भी क्षेत्र में भी प्रयोग किया और उन्होंने गैलीलियो की गति के सिद्धांतों को सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग किया। थॉमस हॉब्स का वैज्ञानिक तरीका तर्कसंगत था, निगमनात्मक था और ज्योतिमिक था। अगला पॉइंट आता है दैवीय सिद्धांत का विरोध, रिजेक्शन ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में चर्च को राज्य के अधीन करते हुए धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया और उसकी विचारधारा में अनेक धर्माधिकारी उसके खिलाफ हो गए। उसने स्पष्ट कहा कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय इच्छा का परिणाम कभी नहीं हो सकती, यह मानवीय विवेक पर आधारित एक समझौते का परिणाम ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयोगितावादियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। हॉब्स पहला आधुनिक विचारक है जिसने परस्पर विरोधी हितों का सामंजस्य करके उपयोगितावाद का मार्ग खोल दिया। वेपर एक विचारक हैं जो कहते हैं यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। बेंथम भी यहाँ उनका उतना ही ऋणी है जितना कि सुख विषयक हॉब्स के विचारों का। बेंथम जैसे उपयोगितावादी हॉब्स के ऋणी हैं। बेंथम ने वास्तव में अगर देखा जाए तो कच्चा माल हॉब्स से ही प्राप्त किया है। काल्पनिक निगम, फिक्शियस कॉरपोरेशन। हॉब्स ही एक ऐसे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने कल्पित निगम की कल्पना की, यानी निरंकुश संप्रभु की कल्पना करना संगठन के आवश्यक संगठनों को उपलब्ध करा देता है। यदि हॉब्स की मूल धारणाओं को स्वीकार कर लिया जाए तो निगम का निर्माण सहमति से नहीं बल्कि संघ के द्वारा होता है और संघ का अभिप्राय क्या है? सारे व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छाएं एक व्यक्ति के हवाले कर देना। तो निगम का यह सिद्धांत जायंट स्टॉक कंपनियों का निर्णायक रूप में जन्मदाता है, जिनका जन्म सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था और आज वो पूरे विश्व में फैल गई हैं। तो इस तरह से थॉमस हॉब्स राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी पुस्तक लेवियाथन उस समय की लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हॉब्स के रूप में भावी पीढ़ी को एक ऐसी खान मिली है जिसका खोदना उनके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे बहुमूल्य धातु मिलती है। अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों में जन्मे सभी राजनीतिक दर्शकों में हॉब्स का चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। ऑस्टिन ने आधुनिक काल में अपने विधि सिद्धांत को हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत पर ही आधारित किया है। तो हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन मैक्सी के इन
शब्दों द्वारा किया जा सकता है कि हॉब्स अंग्रेज जाति के एक महान विचारकों में से थे। उनका प्रभाव राजदर्शन पर तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए उसकी पुस्तक लेवियाथन तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित होने के बावजूद भी आज के युग में राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इस महान राजनीतिक दार्शनिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अतः हॉब्स आधुनिक संप्रभु राज्य का जनक है। धन्यवाद।